नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए इस खास दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप क्लियर कर चुके हो एनआईएसएम का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेवल 1 और आप तैयारी कर रहे हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेवल 2 एनआईएसएम एग्जाम की। हो सकता है कि आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो और आपको अपने रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हर 3 साल के बाद इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता हो और अब आपकी एक डेट एग्जाम की आ गई हो सकता है कि इसमें आपके पास अभी 1 महीना हो, 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने का वक्त होगा और आप इसकी तैयारी करना चाहते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इन डेप्थ समझाकर चलेगी कि इसको तैयारी करने का क्या बेस्ट तरीका रहेगा। दोस्तों, मैंने खुद एनआईएसएम के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेवल 1 एग्जाम को क्लियर करा हुआ है। एनआईएसएम के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेवल 2 एग्जाम को क्लियर करा हुआ है। मैंने रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम को क्लियर करा हुआ है। दोस्तों, मैंने इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के एग्जाम को क्लियर करा हुआ है और दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड के एग्जाम को भी क्लियर कर रखा है। ऐसा मैं अपने स्टूडेंट्स को कॉन्टिन्यूसली टाइम टू टाइम स्टडी कराने के लिए और उनकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए करता रहता हूँ। उसकी वजह रहती है कि मैं अपडेटेड रहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाई है। एक नया अपडेट आया है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेवल 2 का एग्जाम अब पहले जैसा एग्जाम नहीं रहा। ये पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका सबसे पहले ध्यान लगा के चलना चाहूँगा। दोस्तों, 200 से 250 पेज के इसके अंदर टैक्सेशन आ गई है। 482 पेज की जो एनआईएसएम की वर्कबुक होती थी, तो 482 पेजेस की वर्कबुक के अंदर आप ये देखो 200 से 250 पेज जो टैक्सेशन के ऊपर है। तो दोस्तों, ये एग्जाम अब आपके पास में इतना ज़्यादा ट्रिकी हो चुका है कि यहाँ आपको टैक्सेशन पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, इसके पीछे जो मतलब लॉजिक है, मैं वो लॉजिक भी आपको समझा के चलूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस बुक को अच्छे से रीड किया, एनआईएसएम की बुक को मैंने अच्छे से रीड किया और दोस्तों मैं एनआईएसएम के इनिशिएटिव्स को और सेबी के मकसद को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अपने क्लाइंट्स को हमेशा सही तरीके से गाइड करके चलता है मार्केट में लेस रिस्की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो उसके क्लाइंट के प्रोफाइल को सूट करती हो। दोस्तों, पहले क्या होता था कि लोग एनआईएसएम का कोई एक एग्जाम देने के लिए गए, वहाँ पे जाकर क्वेश्चंस को देखा, उन क्वेश्चंस को दिमाग में रख लिया और घर आकर आपके पास में उस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी करी और जाकर एग्जाम को दे दिया और कई बार वो क्लियर कर लिया करते थे। दोस्तों, ये चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं वक्त के साथ। इसमें किस तरीके के चेंजेस आए, क्योंकि दोस्तों मैं स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कराता रहता हूँ और उनके एक्सपीरियंस में समझता रहता हूँ और दोस्तों मैंने भी इन एग्जाम्स को दिया है। तो दोस्तों, जब भी कभी आप एनआईएसएम के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के एग्जाम को देने के लिए जाते हो, और दोस्तों ये सबसे टफ एग्जाम होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेवल 1 या लेवल 2, या फिर आपके पास में जो डेरिवेटिव्स के एग्जाम्स होते हैं या रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम, ये सबसे टफ एग्जाम्स माने जाते हैं। दोस्तों, जब आप इन एग्जाम्स को देने के लिए जाते हो तो आपको उसके अंदर एक चीज़ एंटर करनी पड़ती है, वो होता है आपका पैन कार्ड। दोस्तों, एक आदमी का एक ही पैन कार्ड हो सकता है, एक आदमी के 2 पैन कार्ड नहीं हो सकते। तो आपने एक पैन कार्ड अपना यूज़ करा है और आपने जब अपने उस पैन कार्ड का आप इस्तेमाल करके चलोगे तो अगली बार भी अगर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आप सेम पैन कार्ड का इस्तेमाल करोगे। दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम जब आप देकर आओगे तो उसके अंदर मैंने ये देखा, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और जो मेरे स्टूडेंट्स ने आकर मुझे बताया, वो जिस तरीके के क्वेश्चन कर आए थे, अगली बार उस तरीके के क्वेश्चन तो कम आए थे। जो क्वेश्चन वो छोड़ कर आए थे, जो क्वेश्चन उनके गलत थे, वो ज़्यादा भरे पड़े थे और नए क्वेश्चन उसमें शामिल थे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करा गया कि जो मगअप करके एग्जाम को दिया करते थे, उन लोगों को क्लीन करा गया, उन लोगों को मार्केट से निकाला जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सचमुच के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, वो जो ये समझ के चलते हैं कि हर चीज़ के पीछे की एक वजह होती है और वो हर चीज़ के पीछे के लॉजिक को इन डेप्थ समझ के चलते हैं, जिन्होंने वर्कबुक की एक एक लाइन को रीड किया होता है और उनकी एक एक लाइन का मतलब समझा होता है, वही लोग इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और जब आप इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों फर्स्ट अटैम्प्ट आपका सबसे बढ़िया अटैम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पेपर आएगा एक एवरेज पेपर आएगा, अगली बार उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी है जो बढ़ता चला जाएगा। ये आप समझदार हो, आप समझ सकते हो आप इस चीज़ को। तो देखो दोस्तों, अब इस एग्ज़ाम का क्या तरीका रहेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात हम इसकी वेटेज के बारे में बात करते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इसको प्लान करने के लिए आपके पास 3 महीने का वक्त होना चाहिए। अगर आप वीक में 2 दिन पढ़ते हो, केवल सैटरडे और संडे, तो आपके पास वीक में 2 दिन पढ़ने वालों के लिए 3 महीने का वक्त होना चाहिए, जिससे कि वो इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर, तो आपको वीक में 3 से 4 दिन की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब 3 से 4 दिन आपको अच्छे से डिवोट करने पड़ेंगे कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सको। और दोस्तों, अगर आप इसे 1 महीना या उससे भी कम वक्त में क्लियर करना चाहते हो तो दोस्तों आपको एक वीक में 5 दिन पढ़ना पड़ेगा।
आपको सुबह दोपहर और शाम पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम केवल एक मटेरियल का एग्ज़ाम नहीं है, एक स्टडी मटेरियल का एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम आपकी सोच का एग्ज़ाम है कि आप क्या सच में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की तरह सोच पाते हो। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सोच को चैलेंज करता है और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं को चेक कर लेता है कि आप सचमुच के एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने का मटेरियल हो या आप नहीं हो। तो पहले आपको वो सोच अपनी डेवलप करनी पड़ेगी और वो सोच कम वक्त में ज़्यादा पढ़ने से डेवलप हो सकती है। आप 4 घंटे की पढ़ाई को अगर आप 1 घंटे में कर सकते हो और 1 घंटे में आप इतना पढ़ सकते हो अगर आप कि वो 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो, तब जाकर आप ये समझो ये एग्जाम आपके काम का है या आप इस एग्जाम के लिए बने हो। आप एक ही चीज़ को 1 घंटे के काम को 4-4 5-5 घंटे तक अगर करते रहोगे तो आप ये समझ के चलो कि इस एग्जाम के अंदर मैक्सिमम लोग की कंप्लेंट ये रहती है कि उनका पेपर छूट जाता है, वो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते और फिर जब वो तुक्के मारने शुरू करते हैं तो 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है उनकी मार्किंग को कम कर देती है। दोस्तों, ये एग्जाम अब 150 नंबर का एग्जाम है। दोस्तों, अब इसकी पासिंग क्वालिफिकेशन जो इसको पास करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो 90 नंबर की है। 150 नंबर का एग्जाम है और 90 नंबर आपको इसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम के अंदर किस तरीके के बदलाव आए हैं, एक बार मैं आपको इसकी वेटेज के बारे में समझा के चलता हूं। तो देखो दोस्तों, ये इसकी वेटेज है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उन्होंने प्रेफरेंस दी है वो रिस्क मैनेजमेंट को दी है 25 नंबर। दोस्तों, अगली रिटायरमेंट प्लानिंग को 30 नंबर, टैक्सेशन वाले पार्ट के लिए 20 नंबर और सबसे ज़्यादा कवर किया है इसको। और दोस्तों, स्टेट प्लानिंग के लिए 20 नंबर, बिहेवियरल फाइनेंस के लिए जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करके चलते हो फाइनेंस पार्ट के लिए कुल 10 नंबर, और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एडवाइस किस तरीके से जनरेट की जाए इसके ऊपर 45 नंबर की केस स्टडीज़ आपके साथ में डाली गई हैं। दोस्तों, केस स्टडीज़ कितनी आती हैं मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। 6 केस स्टडीज़ में डाली गई हैं। तो एक बार मैं आपको इसके पेपर का वो सेटअप दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, 90 क्वेश्चन आपके पास आएंगे एक एक नंबर के। तो 90 क्वेश्चन आपके पास एक एक नंबर के हैं, यही आपको पास भी करा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो केस स्टडीज़ हैं आपके पास 6 केस स्टडीज़ हैं, 5 आपके पास में हर एक में क्वेश्चन है और 2 मार्क का एक क्वेश्चन एक है। तो दोस्तों, अकेले केस स्टडी के नंबर पे आप बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों, केस स्टडीज़ को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी और केस स्टडीज़ हर बार नहीं बनकर आ सकती है। केस स्टडीज़ बिल्कुल सेम रहेंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, इस एग्जाम के अंदर अब अगर इसको समझा जाए, इसको अगर पढ़ा जाए तो इसको पढ़ने का तरीका क्या हो, तो मैं आपके साथ इस तरीके के ऊपर आपको लेकर आता हूँ। देखो दोस्तों, जितना मैं डिस्कवर कर पाया और जो मेरे एक्सपीरियंस है जो मेरे को बताते हैं कि हमें इसके अंदर पहले एक बार में 3 चीज़ों को उठाना चाहिए। देखिए वो 3 चीज़ें क्या हो। देखो दोस्तों, ये टैक्सेशन है। टैक्सेशन आपको अगर आप देखे चलेंगे तो 125 पेज नंबर से स्टार्ट होती है। ठीक है, और देखो दोस्तों, अभी भी टैक्सेशन चली रही है और 334, देखिए 334 तक, मतलब तकरीबन 337 तक। तो देखिए 125 से स्टार्ट होती है और 337 तक, इसमें केवल आपके इसमें टैक्सेशन भरी हुई है। और ये 482 पेज की ये आपका NISM की वर्कबुक है, जो जब आप एग्जाम के लिए एनरोल होते हो तो आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो देकर चलते हैं कि आप वहाँ से उनकी साइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं इसको किस तरीके से ब्रेक करके चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि मैं सबसे पहले इसके अंदर एक ना रिटायरमेंट की जो प्लानिंग होती है, पहले देखो, पहले इसको समझ के चलते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्लाइंट को एक रिटायरमेंट कॉर्पस की तैयारी करने के लिए समझाकर चलता है, उसके फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर देकर चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो उसको पता होनी चाहिए वो ये कि वह रिटायरमेंट के बारे में उसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। दोस्तों, दूसरी चीज है किस तरीके के आपके पास में टैक्सेशन है, टैक्सेशन को समझ में आना चाहिए। और तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है केस स्टडी, ये केस स्टडीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक करके चलूं कि हम एक बार में 3 टॉपिक्स को लेकर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर हम लोगों ने लिया रिटायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास रिटायरमेंट प्लानिंग है। तो हम सबसे पहले पढ़ के चलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। बट ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट प्लानिंग खत्म होगी फिर हम उसके बाद किसी और चीज़ को करेंगे, वो गलती नहीं करनी है। दोस्तों, हमने क्या करा, अगर वीक में 3 क्लासें रखी हैं या एक दिन में हम लोग 2 क्लासें लेके चल रहे हैं, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं आपके पास में कि हम तीन तीन बार पढ़ रहे चल रहे हैं, या हम 1.5 घंटे की क्लास लेके चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हमने 30 मिनट्स अगर दिए रिटायरमेंट प्लानिंग को, तो हमें इसके साथ 1 घंटा देना चाहिए टैक्सेशन का। और 6 केस स्टडीज हमारे पास में आती है, हमें वीक के अंदर कम से कम 2 से 3 केस स्टडी जरूर सॉल्व करनी चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले कुछ इस तरीके का फोकस करके चलें कि रिटायरमेंट प्लानिंग, केस स्टडीज और टैक्सेशन, ये 3 पोर्शन हम अपने पहले खत्म कर लेते हैं, तो दोस्तों उसका फायदा क्या होगा। देखो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग 30 नंबर का है, तो इस 30 में से हम 20 तो स्कोर करेंगे।
दोस्तों टैक्सेशन 20 नंबर का है, तो इस 20 में से 15 तो स्कोर करेंगे। दोस्तों 20 में से 20 स्कोर करना आसान है इसके अंदर टैक्सेशन में। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, टैक्सेशन को सॉल्व करके आपका जो टैक्स निकल कर आएगा, मतलब आपका जो आंसर निकल कर आएगा, वो आंसर सचमुच का आंसर है और वो आंसर किसी न किसी ऑप्शन से मैच करेगा, तो उसके 100% ठीक होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग में 30 में से 20 नंबर स्कोर करना आसान है और ये 20 में से 15 से 20 नंबर स्कोर करना आसान है। तो यहाँ पे 30 में से 20 और यहाँ पे 20 में से 15 हमने बड़े आराम से निकाली, मतलब 35 नंबर हमने यहाँ से उठा लिए। दोस्तों ये जो केस स्टडीज हैं, अगर आपको केस स्टडीज को सॉल्व करने का तरीका पता चल जाए तो इसे 45 में से 30 नंबर तो आप यहाँ पर बड़े आराम से उठा लोगे। तो जाते ही आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग के जितने क्वेश्चन आए तो आपने 30 में से 20 नंबर उठाने के लिए उन 20 क्वेश्चन को कम से कम ऐसे सॉल्व किया कि 20 नंबर आप यहाँ से उठा लो। टैक्सेशन के जितने क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर आप 15 से 20 15 नंबर निकाल सकते हो, तो 15 नंबर यहाँ से तुरंत उठा लो। तो यहाँ पर आपके इसमें 35 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं और 45 में से 40 उठा लो तो अगर आपके 75 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। तो दोस्तों 60 से 65 या 75 नंबर आपने यहाँ से उठा लिए। तो उसके बाद आपके पास जो बाकी चीजें बची रह गई हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके क्वेश्चन देखते ही आपको उनके आंसर पता होंगे और आप इजीली इसके अंदर 90 नंबर का एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप इसे कुछ इस तरीके से प्लान करके जाओ कि जाते ही आपके पास में आप 90 नंबर का बिल्कुल ठीक कर दो और पहले अटेम्प्ट में आपका ठीक हो जाए और फिर उसके बाद बाकी के पेपर्स को आप सॉल्व करके चलो और उसके लिए आपके पास में एक अच्छा खासा वक्त हो कि आप नए क्वेश्चन को पढ़ सको। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आपके इसमें टैक्सेशन है, जो समझदारी वाला पार्ट है वो आपके इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग है, जो बदल ही नहीं सकती। रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या आप चेंज कर लोगे? तो रिटायरमेंट प्लानिंग कभी चेंज नहीं हो सकती। टैक्सेशन एक ऐसी चीज है आपके पास में जो बिल्कुल फिक्स है, कभी बदल नहीं सकती। और केस स्टडीज, दोस्तों जिस तरीके की केस स्टडीज है उसी तरीके की केस स्टडीज आती है, उनमें बहुत सारे बदलाव नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों ये जो तीन चीजें हमें जाती है हमें स्कोर करा देती हैं 70 से 75 नंबर की। अगर हम जाकर तैयारी कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हमारे को जो बाकी पेपर में मेहनत करनी है वो 15 से 20-25 नंबर की करनी है और जब हम पे एक अच्छा वक्त होगा तो हम इतना स्कोर कर ही लेते हैं। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। आपको इसमें पूरे 150 में से 150 नंबर निकाल कर कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। उल्टा पूरा पेपर करने के चक्कर में बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग ऐसी होंगी। कई बार तो मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं एक एक दो दो नंबर से यहाँ पर रह जाते हैं। अब दोस्तों मैं किस तरीके की क्लासेस देके चलता हूँ और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो इसमें मैं आपकी किस तरीके की हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों आपसे मैं चाहूंगा कि आप मुझे 3 महीने देकर चलो। यहाँ पर मैं आपको सोचना सिखाऊंगा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे सोच के चलता है। जब आप मेरे साथ ये बुक रीड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि अब आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तरीके से सोचने लगे हो। इन लाइनों का मतलब क्या है मैं आपको समझा कर चलूंगा, ये लाइनें क्यों इंपॉर्टेंट है और इनको मैं अपने इतने सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ अटैच करके चलूंगा कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि यार ये एग्जाम देना आपकी मजबूरी नहीं है, ये एग्जाम देना आपकी जरूरत है। मतलब आपको इसकी एक ऐसी नीड लगेगी कि इस एग्जाम के बाद मैं सच में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनता जा रहा हूं और मेरी एक इन्वेस्टमेंट की सोच बनती चली जा रही है। सच में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ऐसा ही सोचना चाहिए जैसे कि आप एक मेडिकल एग्जाम को क्लियर करने के बाद एक डॉक्टर की तरह, एक इंजीनियरिंग एग्जाम को क्लियर करके एक इंजीनियर की तरह सोचना शुरू कर देते हो। दोस्तों इस एग्जाम के अंदर केवल आपकी उस सोच को ही समझा जाता है। तो दोस्तों मैं अगर आपसे 3 महीने का वक्त मांगूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे जो क्लास देके चलो वो सैटरडे और संडे देके चलो। अच्छे से दो और अच्छे से समझो, आप अच्छे से अपने आप को डेवलप करो और मैं आपको अच्छा वक्त देके चलूंगा। दोस्तों मैं एक इंडिविजुअल अटेंशन देता हूँ अपने हर स्टूडेंट को। मैं एक बार में 4 से 5 स्टूडेंट्स को लेकर चलता हूँ और दोस्तों अगर जैसे 5 से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो मैं हर बार एक नया बैच बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है, देखो मेरे लिए वो 4 या 5 स्टूडेंट है पर उनके लिए वो उनका करियर है। तो जो उनका करियर है और फिर उसके बाद भी जब तक वो उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेते मैं उनके साथ अटैच्ड रहता हूँ, जुड़ा रहता हूँ। तो दोस्तों मतलब इवेंचुअली होता है कि मतलब मेरे सभी स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर ही लेते हैं और दोस्तों मेरा सक्सेस रेट 100% है। मतलब मैंने जितने स्टूडेंट्स की तैयारी कराई है उनमें से उन सभी लोगों ने उस एग्जाम को क्लियर करा। देखो मेरा मकसद आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनाना नहीं है, मेरा एग्जाम मकसद है आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की तरह सोचना सिखाना और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के एनआईएसएम का जो एग्जाम है उसको क्लियर करने में आपकी हेल्प करना, उन टॉपिक्स को डिटेल में आपको समझाना। अब उसके बाद आपकी जो काबिलियत है वो आपके साथ है। दोस्तों इनकेस अगर आपके पास वक्त थोड़ा सा कम है और आप ये चाहते हो कि इस एग्जाम को 1 से 1.5 महीने में क्लियर करा जाए, तब आपसे मैं चाहूंगा कि आप मेरे को 2 क्लासेस वीकडेज में और 2 क्लासेस मुझे वीकेंड में देने की कोशिश करो, या 1 क्लास आप मुझे वीकेंड में देने की कोशिश करो और 1 दिन आप सेल्फ स्टडी करो। तो मुझे 3 क्लासेस आप देके चलो। अगर आप 1 महीने या उससे भी कम में करना चाहते हो तो फिर मैं आपसे चाहूंगा आप मुझे वीक में 5 दिन दो। सैटरडे और संडे आप अपना खाली रखो, अपनी सेल्फ स्टडी करो। मंडे टू फ्राइडे आप मुझे दो, 1 क्लास आप मुझसे मॉर्निंग में लो और 1 क्लास आप मुझसे इवनिंग में लो। और दोस्तों अगर आपके पास उससे भी कम वक्त है तो फिर तो मैं आपसे चाहूंगा कि मेरे भाई आप मेरे गेस्ट बन के आ जाओ, मेरे साथ रहो, 15 से 20 दिन मेरे को दो, यहीं पर आओ, यहीं पास में किसी जगह पे रुको
और मैं आपको पूरी तैयारी कराता हूँ और आप उस हिसाब से पूरी तैयारी करो और अपना एग्जाम अच्छे से देकर आओ। दोस्तों ये वीडियो अगर आपकी समझ आई हो और आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप सचमुच में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं तो आप मेरे पास मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कर आप मुझसे बहुत अच्छा कंटेंट मेरा ले भी सकते हैं, आप मेरे नोट्स भी मुझसे मांग सकते हैं। जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।